आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम आज 10वीं क्लास के जो शेष बचा हुआ टॉपिक है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। चूँकि इस चैप्टर का आज 8वां डे है। कितना डे है? 8वां डे। 7 क्लास ऐसे करा दिए हैं और एक टेस्ट क्लास था, वो भी आपका समाप्त हो चुका है। और आज 8वां डे में है, जो कि कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक था वो आपका रह गया था, उसको मैं आज बता रहा हूँ, है ना। यदि आप नए हैं इस चैनल पे, आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में लिखा होगा कि फिजिक्स 2024 प्लेलिस्ट में लिखा होगा। वो फिजिक्स 2024 को आप जो ही ओपन कीजिएगा, आपको 8 वीडियो दिखाई देगा, जो कि क्लास वाइज होगा। क्लास 1 अर्थात डे 1, डे 2, डे 3, वो सारा दिया गया है। 8 डे उसमें है, 7 डे और एक टेस्ट का 8 वीडियो उसमें है। और आज मैं पुनः रेगुलर क्लास के लिए 8वां क्लास लेकर आपको आया हूँ। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा करेंगे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। बहुत बहुत भी प्रश्न है ये। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल को अपसारी और अवतल को अभिसारी, ये दोनों में से कोई ना कोई प्रश्न प्रत्येक साल आपके मैट्रिक एग्जाम में निश्चित रूप से रहता है ना। अब देखेंगे इसको। प्रश्न हमारा क्या है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि प्रधान अक्ष के समांतर, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया उसका आंसर मैंने बनाया है कि प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर जमा हो जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब आइए उसको क्लियर समझते हैं परिभाषा के आधार पर। देखिएगा क्या कर रहा है, प्रधान अक्ष के समांतर। तो सबसे पहले तो हम क्या, देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, उसको फिर समझते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, हम एक दर्पण लेंगे। इस दर्पण को हम कलई कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ एक मुख्य अक्ष लेते हैं जिसका ध्रुव है ये पी, पोल है ये बिंदु। अब जो है मुख्य अक्ष है, इसके ठीक समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें इससे परावर्तक सतह पर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? परावर्तक सतह, जहाँ प्रकाश किरण आकर टकराती है उसको परावर्तक सतह कहते हैं, पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पड़ने के बाद आप देखिएगा कि यहाँ फोकस है। क्या है? फोकस है। फोकस किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ मिलती है। अब देखिए इसको क्या मान लीजिए, फोकस मान लेते हैं, एफ है ये। और यहाँ टकराने के बाद ये परावर्तन देखिए कहाँ आ रहा है, यहाँ इधर जा रहा है, फिर यहाँ से टकराने के बाद यहाँ आया, इधर से टकराया, इधर गया, फिर इधर से इधर गया, है ना। अर्थात इस दर्पण पर टकराने के बाद आप देखिएगा कि परावर्तन के बाद वो निश्चित रूप से एक बिंदु से होकर गुजरती है, वो है ये एफ। देख रहे हैं, इधर से, यहाँ से, यहाँ से या फिर यहाँ से निकलने के बाद सारी किरणें परावर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु पर ये जमा हो जा रहे हैं, हो रहा है ना। इसलिए हम अवतल दर्पण को क्या करें, अभिसारी। अभिसारी का अर्थ क्या होता है, यहाँ देखिएगा, अभिसारी। अभिसारी का अर्थ होता है एकत्र होना, अर्थात जमा हो जाना।
जब एक ही बिंदु पर आकर जमा हो रहा है तो अवतल को हम अभिसारी नहीं कहेंगे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक वैसा ही एक प्रश्न है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? मैंने आपको बता ही दिया कि ये दोनों प्रश्न अत्यंत भिवियाई है, अवतल और उत्तल दोनों ही। अवतल को हमने क्या कहा? अभिसारी, और उत्तल को क्या कहा? अपसारी। अब देखिए ध्यान, उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर, उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती है। उसमें क्या हो रहा था? एक बिंदु पर जमा हो रहा था, मिल रहा था, लेकिन इसमें फैल रहा है या फैलता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। आपको ये भी समझा दूँ। अब यहाँ लीजिए, ये क्या है? एक उत्तल दर्पण है और इसका भीतर जो धंसा हुआ भाग है इस पर कलई कर दीजिए, और इसका परावर्तक सतह कहाँ हुआ? तो ये बाहर हुआ। अब क्या लेते हैं? एक प्रधान अक्ष लेते हैं। ठीक है, प्रधान अक्ष के बाद देखिए सुदूर से आती हुई प्रकाश किरणें, है ना। अब क्या देखिएगा कि वहाँ से टकराया, और टकराने के बाद हमें महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि आकर ये एक बिंदु पर टकरा रहा है ना, टकरा रहा है। ये काल्पनिक हो गया, लेकिन वास्तविक में क्या होता है कि यहाँ आया, टकराया और इधर बाहर निकल गया, यहाँ से यहाँ निकल गया, देख रहे हैं ना, यहाँ से फिर यहाँ निकल गया, यहाँ निकल गया, अर्थात अलग अलग दिशाओं में ये फैल जाता है। कब? टकराने के बाद। तो इसको क्या कहेंगे? अपसारित कहेंगे। और देखिए फिर इसका अर्थ समझा दे रहा हूँ। अपसारी का अर्थ होता है दोस्तों, अपसारी का अर्थ होता है अलगाव, अलग हो जाना, छितरा जाना, है ना। इसी कारण उत्तल दर्पण को हम क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। ये भी बहुत भिवियाई है, बहुत भिवियाई प्रश्न है ये। प्रश्न पूछेगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। आप अवतल और उत्तल को लिखकर इसे दो हिस्सों में बांट दीजिएगा, एक साइड में उत्तल और एक साइड में अवतल। चूँकि मैंने ही बांटने का प्रयास किया था लेकिन वैसा नहीं हो पाया है, तो नंबरिंग वाइज हम समझा दिए हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं करेंगे। आप दोनों को अलग अलग भागों में बांटकर इधर लिखिएगा अवतल दर्पण और इधर लिखिएगा उत्तल दर्पण, है ना। अब अवतल दर्पण में देखिएगा, वो जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है अवतल का है, और ये ब्लू में है, ब्लू कलर का, ये है उत्तल का। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो क्या है? अवतल है। यहाँ देखिएगा परावर्तक सतह, जब इधर बाहर से हम कलई कर देंगे इसका परावर्तक सतह यही ना हुआ, तो कैसा है? धंसा हुआ है, तो अवतल है। और ठीक उत्तल में लिखिएगा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। यहाँ एक दर्पण हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं? एक दर्पण ऐसे लीजिए, इसको अंदर से कलई कर दीजिएगा, और इसका परावर्तक सतह कौन हो गया? ये। और ये परावर्तक सतह जो है जहाँ जाकर टकरा रहा है वो कैसा है? उभरा हुआ है। ठीक है। दूसरा अंतर है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। जब भी एफ निकालना हो अवतल दर्पण का तो माइनस में निकलता है, ठीक है ना। और उत्तल का फोकस दूरी ये धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। दो अंतर। तीसरा अंतर है इसमें बड़ा या छोटा दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। किसमें? अवतल में बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, और उत्तल में केवल छोटा प्रतिबिंब, हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। चौथा में देखिएगा 4 नंबर अंतर है इसका कि अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है। ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है कि वह कौन दर्पण है जिसमें सीधा और उल्टा
दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो दोस्त याद रखिएगा, वो है अवतल। क्या है? अवतल दर्पण। क्लियर। और उत्तल में क्या होता है कि हमेशा इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो ये 3 जो VVI प्रश्न थे इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट कक्षा में एक और मैं लूँगा आपको, जो कि दर्पण सूत्र समझाऊंगा। तो अगला जो कक्षा है उससे आप करना नहीं भूलेंगे, और जो जिनका छूट गया है वो पीछे वाला कक्षा जरूर कीजिएगा। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।